Hello guys, my name is Mahima and today I will present my PPT on 7 steps of crimes in investigation. I hope जो भी मैं explain करूँ वो आप सबको समझ आए। तो इसी के साथ start करते हैं। जैसा मेरा टॉपिक है 7 steps ऑफ क्राइम सीन। बेसिकली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर 7 स्टेप होते हैं क्राइम सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये जो है ये वो 7 स्टेप्स हैं जिनको हम आगे ब्रीफली स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप इज सिक्योर द क्राइम सीन। एज द नेम सजेस्टिंग, सिक्योर मतलब क्राइम सीन को सिक्योर करना। The first responding officer is responsible for securing the scene. जो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है वो पुलिस भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, मेनली वो पुलिस ऑफिसर होता है। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर मतलब जो क्राइम सीन पर ऑफिसर्स में से, लीगल अथॉरिटीज में से सबसे पहले पहुंचता है उसे फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर कहते हैं। सो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द सीन। दिस मीन्स मेकिंग श्योर द एरिया इज सेफ फॉर अदर्स। ठीक है, लाइक विक्टिम्स, सस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेटर्स। इसका क्या मतलब है कि वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो वो एरिया है वो सेफ है। ठीक है, वहां पर किसी के इंटरप्शन नहीं हो रही, अनऑथराइज्ड एंट्रीज नहीं हो रही, इसलिए वो क्या करते हैं, उस क्राइम सीन को सिक्योर करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सिक्योर तो करते हैं बट वो करते किससे हैं उसको सिक्योर? फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर क्या करता है, क्राइम सीन टेप का यूज करता है। बेसिकली येलो कलर की टेप होती है, वो क्राइम सीन के अराउंड उस टेप को लगा देता है ताकि वहां पर किसी की एंट्री ना हो सके। इन केस, वैसे तो बहुत रेयर केस होता है, इन केस अगर क्राइम सीन टेप एट प्रेजेंट वहां पर नहीं है तो वो बैरिकेड्स का यूज करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस। Any unauthorized entry, even by media or bystanders, can result in evidence being accidentally destroyed or tampered with. अगर किसी की भी अनऑथराइज्ड एंट्री हो गई, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, लाइक जैसे मीडिया है ना, वो अगर क्राइम सीन के अंदर पहुंच गई तो वो क्या करेगी, सारे में चलेगी, है ना, हर एक चीज को उठा के देखेगी। ओ, यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, जितने भी एविडेंसेस है उनके साथ टैंपर करना स्टार्ट कर देगी। बेशक वो अनइंटेंशनली है पर वो कर रही है, राइट, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर उस क्राइम सीन को सिक्योर करता है। ऑल्सो ऑफिसर क्या करता है, जिसकी भी एंट्री हो रही है उस क्राइम सीन पे, हु एंटर्स हु एग्जिट, वो क्या करता है, सबका एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्यौरा तैयार करके रखता है कि कौन आ रहा है, किस टाइम आया है, कौन जा रहा है, वो सब उसके पास रजिस्टर्ड होता है। अब इस स्टेप को समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। If it is murder scene in a house, the officer may secure the house and surrounding areas like the backyard or driveway. अगर किसी हाउस में कोई मर्डर है, मतलब कोई मर्डर क्राइम सीन है, ठीक है, तो ऑफिसर क्या करेगा, उस हाउस को पूरे को कवर कर देगा, उसका जो बैकयार्ड होगा, उसका जो ड्राइवे होगा, सभी को क्या कर देगा, क्राइम सीन टेप से सिक्योर कर देगा टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एंट्री। सेकंड स्टेप है हमारे पास, सेपरेट द विटनेसेस। अब सेपरेट द विटनेसेस का मतलब क्या है कि जो भी विटनेस है, जो आई विटनेस है वहां पे, जिन्होंने क्राइम को होता हुआ देखा है, वो उसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, कौन करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर। Once the scene is secure, witnesses are identified and separated. Witnesses को पहचाना जाता है कि किसने क्राइम को देखा है, किसने क्या देखा है, और उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अब सेपरेट किससे करते हैं, क्राइम सीन से सेपरेट करते हैं? नो। क्या होता है इसके अंदर, मान लो एक से ज्यादा विटनेसेस है, ठीक है, या फिर एक ही विटनेस है आप मान लो, ठीक है। अब विटनेस ने जो देखा है वो उसे पता है उसने क्या देखा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दो विटनेसेस हैं, एक विटनेस ने किसी और एंगल से क्राइम को होते हुए देखा है, दूसरे ने किसी और एंगल से क्राइम को होते हुए देखा है। अब अगर वो आपस में बात करने लग गए कि ओ मैंने ऐसे देखा था, फिर दूसरा बोल रहा है मैंने ऐसे देखा था, तो क्या हो सकता है, जो पहले वाला विटनेस है वो दूसरे वाले की विटनेस की स्टोरी से थोड़ा बहुत प्रभावित होके उसके जो वर्ड्स है अपनी स्टोरी में डाल देगा।
वो अनइंटेंशनली होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, राइट। तो इस चीज को फॉल्स स्टोरी ना बने, जो एग्जैक्ट जिसने जैसा देखा है उसको प्रिजर्व करने के लिए उस टेस्टिमनी को, इसलिए विटनेसेस को सेपरेट कर दिया जाता है। This prevents them from discussing what they saw with each other, which could alter or influence their memories, right? ये क्या कर सकता है, अगर वो आपस में बात करने लग जाते हैं तो वो उनकी मेमोरीज को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। उनके उसकी अब मेरी मेमोरी है कि मैंने एक आदमी को दूसरे आदमी को कत्ल करते हुए देखा है, राइट, मर्डर करते हुए देखा है चाकू से, ठीक है। अब दूसरा जो विटनेस है वो ये कह रहा है कि चाकू से मैंने भी देखा, बट उसने कुछ और भी यूज किया था सबसे पहले उसे बेहोश करने के लिए। अब मैंने तो बस कत्ल करते हुए देखा ना, बस चाकू का यूज देखा, अब दूसरे वाले ने वो कुछ बेहोश करने वाला सीन भी देखा है, राइट। अगर मैं उस दूसरे विटनेस की बात सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि ओ अच्छा, पहले बेहोश किया था फिर चाकू मारा था, राइट। अब इससे क्या होगा, मेरी मेमोरी क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, मैं फॉल्स स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दे रही हूँ, राइट। तो ये क्या होता है, इससे जो भी हमारी गवाही हो गई है, जो भी हमने देखा है उसके अंदर बदलाव आ जाता है, जिससे केस में बहुत डिफिकल्टीज आगे फेस करनी पड़ती है ऑफिसर्स को। ईच पर्सन शुड बी इंटरव्यूड इंडिविजुअली, हर एक पर्सन को इंडिविजुअली इंटरव्यू करना चाहिए, एज देयर अकाउंट्स माइट डिफर एंड प्रोवाइड डिफरेंट एंगल्स ऑफ द इवेंट, क्योंकि हर एक विटनेस का अपना अपना देखने का नजरिया था कि किसने किस तरीके से देखा है, ठीक है, किसने किस एंगल से देखा है, इसलिए हर एक को इंडिविजुअली इंटरव्यू करना चाहिए। अर्ली एंड ऑनेस्ट स्टेटमेंट आर क्रूशियल इन सॉल्विंग केसेस, ठीक है। जितनी ज्यादा जल्दी हम विटनेस की स्टेटमेंट ले लेंगे, जितना ईमानदारी से लेंगे, वो बहुत ज्यादा केस को सॉल्व करने के लिए क्रूशियल होती है वो स्टेटमेंट। ओके, सो एग्जाम्पल है इस स्टेप का, टू नेबर्स सॉ अ क्राइम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, their individual accounts might help build a full picture of the event। अब किसी ने किस एंगल से देखा है, किसी ने किस एंगल से देखा है, तो इससे क्या होगा, एक पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, क्राइम हुआ कैसे था, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज स्कैन द सीन। अब सीन को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं कि अच्छा ये क्राइम सीन है, कहां पर क्या पड़ा हुआ है, ये सब चीजें पहले देखी जाती है। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर कि इन्वेस्टिगेटर्स परफॉर्म एन इनिशियल स्कैन और वॉक थ्रू ऑफ द एरिया। जो इन्वेस्टिगेटर होता है सबसे पहले इनिशियल स्कैन करता है, मतलब स्टार्टिंग में जो स्कैन होता है, हम नॉर्मली कहीं पर जाते हैं, ठीक है, हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे सीन को देखेंगे। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा यहाँ से मान लो पानी बह रहा है, यहाँ से झरना बह रहा है, सेम क्राइम सीन के साथ है कि अगर इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन पर जाता है तो सबसे पहले देखता है कि अच्छा यहाँ पे मर्डर हुआ था, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये एविडेंस पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद सारे एरिया में वॉक थ्रू करता है, देखता है कि नॉर्मल सा है तो है ना, कि देखता है कि अच्छा ये इस पोजीशन में है, ये एविडेंस इस पोजीशन में है। दे डिटरमाइन वेयर टू फोकस एविडेंस कलेक्शन, वो ये पहचानते हैं कि कहाँ से हमें एविडेंस मिलने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होता है, क्राइम सीन भी टू टाइप्स का होता है बेसिकली, वैसे होता तीन का भी है पर मेनली हम टू टाइप्स का पढ़ते हैं, प्राइमरी क्राइम सीन एंड सेकेंडरी क्राइम सीन। ओके, प्राइमरी क्राइम सीन होता है वेयर द एक्चुअल क्राइम हैपन, और सेकेंडरी क्राइम सीन होता है प्लेसेस रिलेटेड टू द क्राइम लाइक अ सस्पेक्ट कार। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। अब मान लो कोई क्राइम सीन है, ठीक है, वहां पर मर्डर हुआ है, ठीक है। अब जहां पर एक्चुअल क्राइम कमिट हुआ है, जहां पर एक्चुअल मर्डर हुआ है, उसे हम बोल देंगे प्राइमरी क्राइम सीन। अब क्या हुआ, उसने जो कल्प्रिट है हमारा, उसने क्या किया, उस विक्टिम को वहां से उसकी बॉडी को ड्रैग करके किसी और प्लेस पे फेंक दिया। अब उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्राइम सीन, कि वो जो क्राइम है वो वो जो क्राइम सीन है सेकेंडरी वाला, वो पहले क्राइम से रिलेटेड है क्योंकि वहां पर उसकी बॉडी पड़ी है, राइट। तो ये होता है प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन में डिफरेंस। Scanning helps plan the order and method for further steps such as photography and evidence search। अब स्कैनिंग से क्या हेल्प मिलती है, इससे पता लगता है कि हम किस कैसे अपने स्टेप्स को अरेंज करेंगे आगे, हम कैसे
ऑर्डर को अरेंज करेंगे कि पहले हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है इस क्राइम सीन पे, फिर हमें कहाँ से एविडेंस कलेक्शन करनी है, फिर हमें कैसे फोटोग्राफी करनी है, एविडेंस को कैसे सर्च करना है, इसलिए सीन को स्कैन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if a body is found in a park but the murder occurred in a nearby apartment, both areas are scanned as the potential scenes. ओके, अब यहाँ पर प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये. इफ अ बॉडी इज फाउंड इन अ पार्क, अब बॉडी कहाँ मिली है, पार्क के अंदर मिली है, पर मर्डर कहाँ पे हुआ है, नियर बाय अपार्टमेंट में हुआ है, राइट. अब मर्डर जहाँ पे हुआ है वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी क्राइम सीन, और बॉडी जहां पर मिली है वो हमारा हो जाएगा पार्क, मतलब वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी क्राइम सीन. तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर. ठीक है. उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है सीधा सीन. अब सीधा सीन के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, स्कैन हमने कर लिया, हमें पता लग गया हमें कहाँ से एविडेंस की कलेक्शन करनी है. सीधा सीन के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये चीज करते हैं. सो फर्स्ट है कि फोटोग्राफ आर टेकन बिफोर एनीथिंग इज टच्ड और मूव्ड. ठीक है. सबसे पहले फोटोग्राफी की जाती है बिना किसी चीज को टच किए, बिना किसी चीज को मूव किए. ठीक है. दिस इंक्लूड्स वाइड एंगल शॉट्स ऑफ द एंटायर सीन, मीडियम रेंज शॉट्स एंड द क्लोजअप ऑफ एविडेंस. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, अब अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम, ये नहीं होता कि नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हैं, नो. हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसका नाम है ABFO स्केल. हम इस स्केल का यूज करते हैं फोटोग्राफी करने के लिए. ठीक है. अब 3 टाइप्स की फोटोग्राफी होती है. एक होता है वाइड एंगल शॉट, एक होता है मीडियम रेंज शॉट, और एक होता है क्लोज. वाइड एंगल में क्या होता है, मान लो एक कमरा है, उसके अंदर क्राइम कमिट हुआ है, तो वाइड एंगल में क्या होगा, वो उस पूरे कमरे की फोटो आएगी. ठीक है. मीडियम रेंज में क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा जूम करके हम उसका मीडियम रेंज की फोटो लेंगे. ठीक है. और क्लोजअप एविडेंस में क्या हो जाएगा, मान लो पेन पड़ा है या नाइफ पड़ा है या बॉडी पड़ी है, तो उसकी एक एक की क्या करेंगे, क्लोजअप फोटोग्राफी करेंगे. तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी क्राइम सीन पर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द ABFO स्केल. Proper photo documentation creates a visual record for investigators and the court. Proper photo documentation कि हमें पता है कि अच्छा, वाइड एंगल में कमरा ऐसा दिख रहा था, मीडियम रेंज में कमरा ऐसा दिख रहा था, और अगर हमने क्लोजअप लिया एविडेंस का तो हर एक एविडेंस इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था. अगर हमारे पास प्रॉपर फोटो डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट में उन एविडेंसेस को प्रूव करने के लिए. ठीक है. अब क्या होता है, कभी कभार क्राइम सीन में बाद में टैंपरिंग हो जाती है. ठीक है. अब क्रिमिनल्स है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट. अगर हमारे पास एक अच्छे तरीके से फोटोग्राफी ली हुई एविडेंसेस है, तो हमें पता होता है बाद में कि अगर कोई चीज मूव हो रही है तो हम उस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि अच्छा, ये चीज ऐसे मूव हुई है पर फोटो में ऐसी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एविडेंसेस के साथ टेम्पटेशन हुई है, राइट. उनको टेम्पर किया गया है, राइट. Videos may also be recorded to show the layout and condition of the crime scene. अब फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की जाती है ताकि पूरे क्राइम सीन का एक लेआउट मिल सके कि कंडीशन क्या थी उस टाइम पे एविडेंसेस की. ठीक है. कौन सा एविडेंस किस एंगल में पड़ा था, कितने एंगल की दूरी पर था एक दूसरे से, वो सब वीडियोग्राफी में पता लगता है. एग्जाम्पल के लिए है, अ ब्लड स्टेन ऑन अ वॉल शुड बी फोटोग्राफ्ड इन इट्स एग्जैक्ट कंडीशन टू प्रिजर्व हाउ इट लुक बिफोर कलेक्शन. अब क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका जो कलर है वो चेंज होता है विद द पीरियड ऑफ द टाइम, जितना टाइम हो जाएगा उसी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, राइट. अगर फोटोग्राफी हमारे पास नहीं होगी तो हमें नहीं पता होगा कि जब हमने कलेक्शन की थी तो किस टाइप का ब्लड था, क्या कलर था. अब क्या होता है, कलर से भी उसकी एज का पता लग जाता है ब्लड का, कि कितना टाइम हुआ है ब्लड को यहाँ पर पड़े हुए. ठीक है. तो ये रोल होता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्केच द सीन. अब स्केच द सीन के अंदर क्या है कि बेसिकली 2 टाइप्स के स्केचिंग होती है. एक होता है रफ स्केच, एक होता है प्लेन स्केच. ओके. सो जो रफ स्केच होता है वो तो इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन पे जाके एक रफली एक आइडिया लेता है कि
ये एंट्री है क्राइम सीन की, यहाँ पर एंट्री है, ये गेट लगा हुआ है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एविडेंसेस पड़े थे, इतने एविडेंसेस पड़े थे, ठीक है। फिर बाद में जाके उसको प्लेन उसमें एक पूरा फाइनल स्केच तैयार होता है। A rough sketch is made by investigator at the scene showing the exact position of the evidence and key features like doors, windows, furniture. Okay, rough sketch में investigator क्या करता है, exact positions दिखाता है evidences की और key features जैसे कि door हो गया, window हो गया, furniture हो गया, कौन सा furniture कहाँ पर पड़ा था, ये सब। It should include scale and measurement, compass direction, scale and measurement, scale कौन सा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, ABFO स्केल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए जब स्केचिंग कर रहे हैं, स्केल का यूज होना चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी चाहिए, कंपास डायरेक्शन होनी चाहिए, यूजुअली नॉर्थ लेते हैं हम, ठीक है। लेजेंड एक्सप्लेनिंग सिंबल्स यूज्ड, केस डिटेलिंग लाइक क्या डेट थी, क्या टाइम था जब आप वहां पर पहुंचे, जब आप स्केचिंग कर रहे थे, राइट, लोकेशन क्या थी, ऑफिसर का नाम क्या था, प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए। A final sketch is later prepared neatly for reports or courtroom presentation. ये जो रफ स्केच होता है बेसिकली ये आइडिया के लिए होता है, ठीक है, कि कौन सा एविडेंस कितनी दूरी पर था, क्या था, ठीक है। और जो फाइनल स्केच होता है ये कोर्ट रूम में प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि ये फाइनल स्केच था क्राइम सीन का, इस तरीके से एविडेंसेस वहां पर पड़े हुए थे, यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पर एग्जिट था, ये डायरेक्शन थी, ठीक है। For example, a gun located 2 meters from a body and 1.5 meters from a wall should be sketched with exact measurement. Got it? Next step है हमारे पास सर्च फॉर एविडेंस। अब हमने स्कैन भी कर लिया, हमने सी भी कर लिया, हमने स्केचिंग भी बना दी, है ना। अब हमारे पास है फाइनल की एविडेंसेस को सर्च करना है, एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। A careful and systematic search of the scene is conducted using one of several methods. अब बहुत सारे methods का यूज किया जाता है evidences को सर्च करने के लिए। ग्रिड सर्च होता है, स्पाइरल सर्च होता है, स्ट्रिप सर्च होता है, जोन सर्च होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स लुक फॉर एनीथिंग दैट कैन सर्व एज एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेटर कुछ भी देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट हो गया, शू प्रिंट हो गया, ब्लड हो गया, वेपन्स हो गए, हेयर हो गया, ठीक है। जितने भी माइक्रो एविडेंसेस होते हैं वो सब एविडेंस जो हेल्प करते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। The method depends on the size and the nature of the crime scene. अब ये नहीं है ना कि ग्राउंड में क्राइम हो गया, राइट, और वहां पर हम कोई और ही मेथड लगा रहे हैं जो रूम में लगाने वाला मेथड था। अब हर एक नेचर में, मतलब लोकेशन का इफेक्ट पड़ता है कि क्या लोकेशन है ना, क्या साइज है क्राइम सीन का, क्या नेचर है, उसी के हिसाब से मेथड्स का यूज किया जाता है। For example, in an outdoor crime scene, a grid or line search is more effective to cover large area. अब इन मेथड्स को एक बार हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन से क्राइम सीन के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ओके। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्रिड सर्च। सो ग्रिड सर्च का ये डायग्राम होता है, इसमें कैसे करते हैं, ग्रिड सर्च के अंदर डबल लाइन सर्चिंग होती है। डबल लाइन में जैसे मैंने दिखाया हुआ है, स्टार्ट यहां से हो रहा है, ये जिगजैग वाला, और एंडिंग फिर यहां से हो रही है, राइट। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, पहले एक डायरेक्शन में जाते हैं, फिर उसके बाद उसी का ही परपेंडिकुलर चलते हैं, इस तरीके से सर्चिंग होती है, ठीक है। एम, इसका एम क्या होता है ग्रिड सर्च का, टू मैक्सिमाइज एविडेंस डिटेक्शन, कि जितनी ज्यादा डिटेक्शन हो सके। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, अब जो इन्वेस्टिगेटर है पहले इस तरीके से वो करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, फिर वो दोबारा परपेंडिकुलर चलेगा, इस तरीके से करेगा। इससे क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारे पास एविडेंसेस है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। This method employs multiple searches who systematically covers the area in both directions. हम इसमें क्या कर रहे हैं, both directions में हम systematically cover कर सकते हैं एरिया को, right? हम investigate कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, दोनों क्या, इवन बहुत सारी डायरेक्शंस में, enhancing the accuracy and thoroughness of the search process. अब इस मेथड को कब यूज किया जाता है,
लार्ज आउटडोर एंड इंडोर क्राइम सीन, बेसिकली इसको लार्ज आउटडोर क्राइम सीन पे यूज किया जाता है, बड़े जो क्राइम सीन होते हैं, ठीक है। एक साइड से एक बंदा चल रहा है, दूसरी साइड से दूसरा इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। When other crime scene search methods such as line or strip searches are less effective. Basically बाहर जो outdoor crime scenes होते हैं उसमें line method का use किया जाता है, ठीक है, या strip searches का use किया जाता है। जब वो less effective हमें दिखते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो grid method का use किया जाता है। उसके बाद है इसका प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे इसको सर्चिंग कैसे स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन सर्च एरिया, ठीक है। आइडेंटिटी द आइडेंटिटी द बाउंड्रीज ऑफ क्राइम सीन और एरियाज टू बी सर्च। सबसे पहले उस क्राइम सीन की बाउंड्रीज को सर्च करो, जो एरिया हमें सर्च करना है, ठीक है, कि बाउंड्रीज कहाँ पर है। सेकेंड है डिवाइड द एरिया इनटू स्मॉलर ग्रिड्स, break the area into smaller manageable grids considering the size of the area and the type of evidence being sought. Got it? क्या करेंगे, उस एरिया को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे ग्रिड्स के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे ग्रिड्स के अंदर हम उसे ब्रेक डाउन कर लेंगे ताकि उसे इजिली सर्च किया जा सके। उसके बाद है हमारे पास मार्क द ग्रिड्स, उन ग्रिड्स को मार्क करेंगे, फिजिकली मार्क द ग्रिड लाइन यूजिंग स्ट्रिंग, टेप और अदर मार्कर्स टू क्रिएट क्लियर सर्च लेन्स, ठीक है, वहां पर एक तरीके की लेन्स बना लेंगे ताकि हमें पता लग सके कि किस तरीके से हमें सर्चिंग स्टार्ट करनी है अपनी। उसके बाद है असाइन सर्चर्स, अलोकेट सर्चर्स टू ईच ग्रिड और लेन। अब ये तो है नहीं एक ही बंदा चलता रहेगा, राइट। अब इतना बड़ा ग्राउंड है तो हमें मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत होगी, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स को एक ड्यूटी दे देते हैं कि भाई तेरे को इस ग्रिड में सर्च करना है, तेरे को इस ग्रिड में सर्च करना है, ठीक है। एंश्योरिंग दे आर अवेयर ऑफ देयर असाइंड सर्च डायरेक्शंस। देन है कंडक्ट द फर्स्ट पास ऑफ द सर्च, मतलब कि searchers move through their assigned lanes in one direction, closely examine the area for evidences. searchers अब क्या करेंगे, जो उनको लेन असाइन की गई है उस लेन में वो मूव करेंगे अच्छे तरीके से और उस एरिया को एग्जामिन करेंगे फॉर द एविडेंस। Next is realign the grid to 90 degree. Once the first pass is complete, ये वाला पास कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था कि एक डायरेक्शन में पहले इस तरीके से जाएंगे, जब वो पास कंप्लीट हो जाएगा, reposition the grid markers at a 90 degree angle to the original search direction. फिर हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री में मूव करवाना स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेटर्स को, मतलब कि वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट? Conduct the second pass of the search. Searchers move through their reassigned lanes in the new direction, effectively covering the same area a second time. मैंने बताया था पहले इस तरीके से चलेगा, फिर वो ऐसे परपेंडिकुलर आना स्टार्ट कर देंगे, 90 डिग्री पे आना स्टार्ट कर देंगे, वही जो हमने एरिया सर्च किया था उसको डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर देंगे। कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट एविडेंसेस, जैसे ही एविडेंस हमें मिलेगा सर्चर्स मस्ट कलेक्ट, उसको कलेक्ट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रोसीजर्स। देन conclude the search. Once the entire area has been thoroughly searched in both directions, conclude the search. जैसे ही एंटायर एरिया, जितना भी एरिया है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से सर्च कर लिया दोनों डायरेक्शन में, फिर एक कॉन्क्लूजन निकालते हैं हम सर्च का, ठीक है, कि इसका क्या कॉन्क्लूजन आया है, कितने एविडेंसेस हमें मिले हैं, एंड प्रोसीड विद फर्दर क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन टास्क। मैं एक बार आपको दिखा, उसके बाद है स्पाइरल सर्च। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है स्पाइरल सर्च। स्पाइरल सर्च में क्या आता है, ये होता है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स searching an area in circular pattern either spiraling inward from the perimeter or outward from a central point. ये हमारे पास स्पाइरल मेथड आता है। अब ये जो है ये आ रहा है हमारे पास टूवार्ड द सेंटर, मतलब कि इनवर्ड स्पाइरल, ये एरो देख रहे हो आप, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये होता है हमारे पास टूवार्ड द सेंटर, और ये होता है आउटवर्ड स्पाइरल की बाहर की तरफ इन्वेस्टिगेशन करते हुए आ रहे हैं। गॉट इट? हाउ इट वर्क्स, अब ये वर्क कैसे करता है।
आउटवर्ड स्पाइरल की अगर हम बात करते हैं, द सर्चर स्टार्ट एट ए डेजिग्नेटेड सेंटर पॉइंट और द बॉडी एंड मूव्स इन अ वाइडनिंग सर्कल ग्रेजुअली कवरिंग द एंटायर एरिया। ये हमारे पास आउटवर्ड स्पाइरल का डायग्राम है। सर्चर यहाँ पर है, वो क्या करेगा, इस तरीके से वो स्पाइरली मूव करेगा और बाहर की तरफ आता रहेगा। उसने एक अपना सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया कि मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगा, तो वो अपना मूव करना स्टार्ट करने लग जाएगा, सर्च करने लग जाएगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। गॉट इट? एंड देन द अदर वन इज इनवर्ड स्पाइरल। अब इनवर्ड स्पाइरल के अंदर क्या होता है, द सर्चर बिगिन एट द आउटर एज ऑफ द सीन एंड मूव इन नैरोइंग सर्कल टुवर्ड द सेंटर। इसे बोलते हैं inward spiral. Got it? And the last one is single or multiple searchers. The spiral method can be used by a single investigator or by two investigators working together with one moving outward and the other inward. अगर multiple searchers है, मान लो दो है, तो दो कैसे करेंगे, एक तो बाहर की तरफ, ये वाला एक मान लो बीच में खड़ा हो गया, राइट, वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, और एक एज पे खड़ा हो जाएगा, वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसे हम बोल देंगे मल्टीपल सर्चर स्पाइरल मेथड को यूज कर रहे हैं। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड में एज पे खड़ा होके वो अंदर की तरफ आएगा, और इनवर्ड में वो एक अपना सेंट्रल पॉइंट ढूंढ लेगा और वो बाहर की तरफ आएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। आउटवर्ड में वो सेंट्रल पॉइंट ढूंढेगा और बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि आउटवर्ड बाहर वाला है और इनवर्ड में वो अंदर की तरफ जाएगा। ओके, देन हमारे पास है स्ट्रिप सर्च। अब स्ट्रिप सर्च के अंदर क्या होता है, स्ट्रिप से पता लग रहा है कि स्ट्रिप्स बना देंगे, है ना, क्राइम सीन पे या फिर उस एरिया पे स्ट्रिप के इमेजिनरी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। गॉट इट? फिर इन्वेस्टिगेटर्स वॉक इन पैरेलल लाइंस कवरिंग द एरिया सिस्टमैटिकली। इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टिगेटर, पैरेलल लाइंस के अंदर मूव करता है, ठीक है, उस सारे एरिया को सिस्टमैटिकली कवर करता है। This technique is particularly useful for large open areas where through coverage is essential. ये टेक्निक पर्टिकुलरली लार्ज और ओपन एरियाज के लिए यूज की जाती है, वेयर थ्रू कवरेज इज एसेंशियल, जहां पर कवरेज बहुत जरूरी है। सर्चर सिस्टमैटिकली वॉक इन स्ट्रेट लाइंस ऑफ कांस्टेंट विड्थ अक्रॉस द एरिया। अब सर्चर्स क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली वॉक करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑफ कांस्टेंट विड्थ अक्रॉस द एरिया। अब सिस्टमैटिकली करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन द एंड। गॉट इट? On reaching the end of a strip, they turn around and proceed in the opposite direction next to the area just search. अब ये यहाँ पर एंडिंग होगी, अभी दोबारा घूमेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये उल्टा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है सिस्टमैटिकली सर्च, ठीक है। उसके बाद है व्हेन टू यूज, हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। Indoor crime scene with a large open spaces such as warehouses or large residential rooms. इंडोर क्राइम सीन जो बहुत स्पेशियस रूम्स होते हैं, वेयर हाउस हो गया, लार्ज रेजिडेंशियल रूम्स हो गए, वहां पर स्ट्रिप सर्च यूज होती है। Outdoor crime scene with relatively flat terrain and minimal vegetation such as parking lots, fields or parks, वहां पर भी strip search यूज होती है। Evidence may be scattered over a wide area, both indoor and outdoor. मतलब जहां पर वाइड एरिया है ना, जहां पर स्पेशियस एरिया, वहां पर स्ट्रिप सर्च का यूज कर सकते हैं। एविडेंस सॉरी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्चेस, इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्चेस होते हैं, यानी कि बहुत मल्टीपल हो गए पर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जोन सर्च। जोन सर्च के अंदर क्या करते हैं, अब जैसा डायग्राम से थोड़ा बहुत पता लग ही रहा होगा कि जोन्स डिवाइड कर दिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Breaks down the area into smaller, more manageable zones to ensure a thorough and organized search. ये क्या करता है, एरिया को स्मॉलर और मोर मैनेजेबल जोन्स में कन्वर्ट कर देता है एक अच्छे से सर्चिंग के लिए। By dividing the area into distinct zones, investigators can focus on each section individually and employ various search methods as needed. अब हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया, अब इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, एक इसमें ढूंढ लेगा, एक इसमें ढूंढेगा, एक इसमें ढूंढेगा, एक इसमें ढूंढेगा, तो वो अच्छे से ढूंढा जाएगा जो भी ढूंढ रहे हो एविडेंसेस को, राइट। अब ये कहाँ पर यूज होता है,
लार्ज आउटडोर एरियाज में सच एज पार्क और फील्ड जोन सर्च यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंडोर लोकेशंस में लाइक मल्टी रूम बिल्डिंग्स और वेयर हाउसेज, वहां पर भी जोन सर्च यूज कर सकते हैं। Scenes with multiple points of interest or distinct areas requiring separate investigation, ठीक है, जहां पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिस्टिंक्ट एरिया, वहां पर सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। गॉट इट? एग्जाम्पल के लिए इस डायग्राम में समझाते हैं। जोन ए नीड्स सेरोलॉजी बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। जोन ए कौन सा है? जोन ए मान लो ये वाला लगा लो, ठीक है। अब जोन ए इसको क्या जरूरत है? यहाँ पर सीरोलॉजी वाली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वाइल जो जोन बी है वहां पर बैलिस्टिक बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, राइट? तो इस टाइप के लिए भी जहां पर एरियाज में डिस्टिंक्ट सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, वहां पर जोन सर्च यूज कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर सीरोलॉजी का होना चाहिए और यहाँ पर बैलिस्टिक का होना चाहिए, तो जोन सर्च वाला मेथड बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद है इसका प्रोसीजर। क्रिएटिंग जोन, divide the search area into smaller more manageable zones। हम उस एरिया को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। This can be done by creating a rough sketch of the area or by physically marking the boundaries using stakes and string। इसमें हम क्या करेंगे? उस एरिया को उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बाउंड्रीज को मार्क करके स्टेक्स और स्ट्रिंग से। Label each zone with a unique identifier and place a notepad or piece of paper। वहां पर हम क्या कर देंगे? हर एक जोन को लेबल कर देंगे अलग अलग आइडेंटिफायर से और वहां पर नोटपैड या फिर पीस ऑफ पेपर प्लेस कर देंगे। चूज एन एप्रोप्रिएट सर्च पैटर्न इन ईच जोन सच एज स्पाइरल, स्ट्रिप और ग्रिड, ठीक है। हमने एरिया डिवाइड कर दिया, अब हम उसके अंदर भी चूज कर सकते हैं कि हमें उस एरिया के अंदर कौन सा पैटर्न यूज करना है, हमें स्पाइरल करना है या हमें स्ट्रिप करना है या हमें ग्रिड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर्चर साइन एंड लिस्ट द डेट एंड टाइम ऑफ द सर्च। दिस रिकॉर्ड्स हु सर्च द स्पेसिफिक जोन। अब मान लो जोन ए है, जोन ए को महिमा ने सर्च किया, जोन बी को रुपेश ने सर्च किया, जोन सी को राम ने सर्च किया, जोन डी को प्रोमिला ने सर्च किया। गॉट इट? तो क्या करेंगे? हर एक इन्वेस्टिगेटर के साइन होंगे, उनकी डेट लिखी जाएगी और उनका टाइम कि किसने किस टाइम पे सर्च किया था। ये भी चेन ऑफ कस्टडी में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद है मार्किंग ऑफ जोन्स। अ रफ स्केच ऑफ द एरिया कैन बी यूज्ड टू मार्क ऑफ सर्च जोन्स विद अ मार्क डेट एंड टाइम ऑफ सर्च कॉम्पिलेशन। एक रफ स्केच बनाया जाता है, उसका यूज करते हैं सर्च जोन को मार्क करने के लिए, ठीक है। मान लो डेट मार्क कर दी या फिर टाइम मार्क कर दी कि किसने किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी या एंडिंग की थी या क्या डेट थी या क्या लोकेशन थी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, कंटिन्यू सर्चिंग एंड मार्किंग ऑफ जोन्स अंटिल द एंटायर एरिया हैज बीन थ्रोली एग्जामिन्ड। सर्च को कंटिन्यू करते रहो, उनको मार्क करते रहो जोन्स को, जब तक सारा का सारा जो एरिया है वो एग्जामिन नहीं हो जाता। उसके बाद है लास्ट है आई थिंक हमारे पास व्हील सर्च मेथड। व्हील सर्च मेथड में क्या आएगा? ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर है द व्हील सर्च मेथड इज यूज्ड इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वेयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल पॉइंट। व्हील सर्च का यूज किया जाता है जहां पर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एक से ज्यादा सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर व्हील सर्च का यूज किया जाता है। Here investigators move from the center of the scene along linear paths like the spokes of the wheel toward the outer perimeter। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये मार्क किया हुआ है, राइट? यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर सेंटर में खड़ा होगा और लीनियरली वो सर्च करता हुआ चलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है। When to use small crime scene with limited area। अब छोटा सा क्राइम सीन है और लिमिटेड एरिया है, तो वहां पर व्हील सर्च का यूज हम कर सकते हैं। सीन विद अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल पॉइंट और फोकस, वो सीन जहां पर बहुत सारे डिस्टिंक्ट सेंट्रल पॉइंट्स हैं, एक से ज्यादा सेंट्रल पॉइंट्स हैं, वहां पर व्हील सर्च का यूज होता है। एक्सप्लोजन साइट्स और इम्पैक्ट जोन। एक्सप्लोजन साइट्स जो ये फटने फुटने वाली जो साइट्स होती है ना, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। बॉडी रिकवरी इन एन ओपन फील्ड और आइसोलेटेड लोकेशन। ओपन फील्ड में बॉडी मिली है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं।
सिचुएशंस वेयर अ क्विक इनिशियल सर्च इज नीडेड, जहां पर जल्दी और बस एकदम शुरू हो जाए इस टाइप की कोई मेथड यूज होना चाहिए, वहां पर व्हील सर्च का यूज कर सकते हैं। सिचुएशन ये तो हो गया। बिफोर ट्रांजिशनिंग टू अ मोर थ्रू सर्च मेथड हम व्हील सर्च का यूज करते हैं ऐसी जगहों पर। गॉट इट। उसके बाद है प्रोसीजर। अब करते कैसे हैं? बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पॉइंट और ओरिजिन ऑफ द क्राइम सीन। सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो या ओरिजिन को आइडेंटिफाई करो क्राइम सीन की, विच विल सर्व एज द हब फॉर द व्हील सर्च पैटर्न। गॉट इट। देन डिवाइड द क्राइम सीन इनटू इक्वल सेक्टर्स। हम क्या करेंगे, क्राइम सीन को इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, विद ईच सेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ स्पोक ऑफ द व्हील। जैसे इसमें किया हुआ है, हम डिफरेंट सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया। असाइन वन और मोर इन्वेस्टिगेटर टू ईच रे। हर एक रे में मान लो दो इसमें भेज दिए, दो इसमें भेज दिए, दो इसमें भेज दिए, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, ऐसे असाइन कर दो। इन्वेस्टिगेटर शुड स्टार्ट एट द सेंट्रल पॉइंट एंड मूव आउटवर्ड लीनियरली। ठीक है, प्रोग्रेस थ्रू टुवर्ड द पेरिमीटर। गॉट इट। Once the investigators reach the end of their assigned spoke, मान लो यहाँ पहुंच गया, they should carefully examine the area between their sectors and the adjacent one to ensure no evidence is missed. अब यहाँ पर भी कोई तो देखेगा ना, अब यहाँ पर तो देख लिया लीनियर, अब यहाँ पर भी कोई देखेगा, तो जब एंड पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी एविडेंसेस मिस ना हो सके। उसके बाद है document location, photograph it, and collect it using proper evidence collection techniques to maintain the chain of custody. डॉक्यूमेंट करते हैं लोकेशन को, फोटोग्राफ करते हैं और कलेक्ट करते हैं प्रॉपर एविडेंसेस को, कलेक्शन टेक्निक्स टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी, ताकि चेन ऑफ कस्टडी को बना सके, उसको प्रिजर्व कर सके। सारा खेल ही चेन ऑफ कस्टडी का। अगर चेन ऑफ कस्टडी कहीं पर भी डैमेज हुई, कहीं पर भी वहां पर टैंपर हुआ, तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन खराब हो सकती है, कोर्ट में वो फिर एडमिनिसिबल नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है लास्ट स्टेप, सिक्योर एंड कलेक्ट द एविडेंस। एज द नेम इज सजेस्टिंग, सिक्योर, पहले सिक्योर करो, देन एविडेंसेस को कलेक्ट करो। Evidence is carefully collected using gloves, tweezers और tools placed in proper packaging. Evidence को carefully collect किया जाता है gloves पहन के, tweezers से, यानी कि हाथों से लगे पड़े हैं। पहले gloves पहना जाता है बेसिकली, ताकि हमारे फिंगरप्रिंट्स उन एविडेंसेस पे ना चले जाए। ठीक है, इवन ग्लव्स नहीं, बालों के लिए भी वो कैप होती है बेसिकली। ठीक है, हमारे शूज के लिए भी एक कैप टाइप होता है, ताकि हम किसी भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ठीक है, ट्वीजर्स की हेल्प से एविडेंसेस को उठाया जाता है, टूल्स की हेल्प से एविडेंसेस को पिक किया जाता है, उसको प्रॉपर पैकेज किया जाता है। पेपर बैग्स का यूज किया जाता है बायोलॉजिकल आइटम्स के लिए। ठीक है, जैसे ब्लड सोप क्लॉथ हो गया। गॉट इट। प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज किया जाता है ड्राई आइटम्स के लिए, जैसे कि वेपन्स हो गए, फोन हो गए। ठीक है, अब बायोलॉजिकल आइटम्स जो है ना, उनके लिए पेपर बैग का यूज किया जाता है, और जो ड्राई आइटम्स हो गए, वेपन्स हो गए, फोन हो गए, प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज किया जाता है। हर एक आइटम को लेबल किया जाता है केस नंबर से, डिस्क्रिप्शन से, टाइम एंड डेट ऑफ कलेक्शन से, कलेक्टर्स का नाम, ये तो बहुत कम बताया, बहुत चीजें लिखी जाती है, केस नंबर, डिस्क्रिप्शन, टाइम हो गया, डेट हो गया, इन्वेस्टिगेटर का नाम हो गया, कब वो किस टाइम पे वो एविडेंस वहां से पार्सल किया जा रहा है आगे के लिए, उसका टाइमिंग हो गया, उसकी डेट हो गई, इन्वेस्टिगेटर का सिग्नेचर हो गया। ये सब चीजें हेल्प करती है चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोर्ट में जो भी हम एविडेंस पेश कर रहे हैं वो एडमिनिसिबल हो। ठीक है, इतनी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। Last, a chain of custody is maintained. It is a legal document basically that records who handled the evidence at each step.
हमने इतने सारे स्टेप पढ़े, हमने 7 स्टेप पढ़ लिए। अब हमें यही नहीं पता कि क्राइम सीन को सिक्योर किसने किया, हमें यही नहीं पता फोटोग्राफी किसने की है, वीडियोग्राफी किसने की है, और हम कोर्ट में जा रहे हैं उसको एविडेंस को लेके, तो वो तो एडमिसिबल होगा ही नहीं। जो कोर्ट में होगा, जो जज होगा, वो उसको तो बिल्कुल डिनाई कर देगा एविडेंस को कि भाई मैं तुझे देख ही नहीं रहा, ये तो एडमिसिबल ही नहीं है, राइट, ये तो ऑथेंटिक ही नहीं है। तो इसीलिए चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बिना हम अपने एविडेंस को ट्रूली पेश ही नहीं कर सकते, मतलब हम उसे दिखा ही नहीं सकते। जो जज होगा वो ऐसे ही बाहर से ही फटकार के भगा देगा कि भाई खेल बना रखा है ना। तो इसलिए चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। This ensure that evidence remains reliable and can be used in court. अब chain of custody maintain है हमारी, तो ये ensure करते हैं कि evidence authentic है और court के अंदर हम उसे use कर सकते हैं, है ना, किसी ने उसके साथ tamper नहीं किया, है ना। For example, a bloody knife is collected with gloves, put in a sealed bag and labeled with time, location and collector's name. तो ये अगर हम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तो ये एडमिसिबल होगा, इस एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। जो जज होगा वो इस एविडेंस को देखेगा। अगर हमने उसे सील ही नहीं किया, हमने ग्लव से उसे उठाया ही नहीं है, उसके अंदर कल्प्रिट के भी फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, हमारे भी जा रहे हैं, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना एविडेंस। जो उसकी ओरिजिनलिटी, जो ऑथेंटिसिटी थी, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब तीन या चार आई थिंक कुछ एमसीक्यूज हैं। अब इतना मैंने पढ़ाया है, राइट, अब थोड़े बहुत तो क्वेश्चनिंग जरूरी है आपके माइंड की मेमोरी को चेक करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। एंड द ऑप्शंस आर photograph the scene, secure and collect evidence, secure the scene, or sketch the scene. You have 1 minute. Just think about it and give the answer. फर्स्ट स्टेप क्या होगा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को सिक्योर करने के लिए? शिट, ये मैंने खुद ही बता दिया आंसर। इसका आंसर है सिक्योर द सीन। ओके, हम जब भी फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर क्राइम सीन पर जाता है तो सबसे पहले सीन को सिक्योर करता है, ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके उनकी एक्सेस को, ताकि वो एविडेंसेस के साथ टैम्पर ना कर सके। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन इज, why it is important to separate the witnesses at a crime scene? Example is, to punish them individually, to prevent them from contaminating evidences, to make them comfortable, to prevent them from influencing each other. क्यों जरूरी होता है विटनेसेस को सेपरेट करके रखना? मैंने अभी पढ़ाया था। यस, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। ठीक है, ताकि वो फॉल्स स्टोरी ना बना सके और हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चेंज ना आ सके, वो एक ऑथेंटिकली चलती रहे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ चेन ऑफ कस्टडी? क्यों जरूरी है ये सब, इतना खेल क्यों रचा जा रहा है, क्यों चेन ऑफ कस्टडी जरूरी है? टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, to ensure evidence is not tampered with, to allow media access to the crime scene, to photograph the evidence. कौन सा क्यों जरूरी है? Yes, and the answer is to ensure evidence is not tampered with. ये ensure करने के लिए कि evidence के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसीलिए chain of custody जरूरी है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये 7 स्टेप्स ऑफ क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं
किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं, हर एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकूं। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चनिंग है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, मैं वहां से आपका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।